हाय एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इससे पहले नागरिकता पर हमारी 2 वीडियो पहले ही आ चुकी है। उसमें हमने अप्रोक्सीमेटली ये सब कुछ इस टॉपिक के बारे में कवर कर लिया था, परंतु जो हाल ही में 2019 में जो नया संशोधन किया गया नागरिकता में, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं। एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम इससे डिक्लेरेशन पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुर्व्यवहार करना, यानी जब एक दल दूसरे दल के साथ करे, चाहे वो जाति के आधार पर या राजनीति या धार्मिक आधार पर। इमिग्रेंट, जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे या अन्य देश में रहने के लिए आ जाए तो वह उस देश का इमिग्रेंट सिटीजन होगा। इमिग्रेंट से क्या समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह छोड़कर किसी अन्य देश में चला जाए और वहीं पर रहने लगे तो वो उस देश का इमिग्रेंट कहलाएगा, जिसमें वो अब वर्तमान में रह रहा है। अब इमिग्रेंट, जो ये इमिग्रेंट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सर्वप्रथम 20वीं या 12वीं सदी से जो 20वीं सदी तक जो भारत में अन्य देशों के लोग या फिर लोगों का समूह जो भारत में आया था वो थे ईरान। प्रोसिक्यूशन के चलते भारत आए थे। इसके बाद 1947, जो आप सभी को भी पता होगा, जब भारत पाक के बीच बंटवारा हुआ था, उस समय करोड़ों लोगों का आना जाना हुआ था। यानी कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ पाक से भारत आए थे। के चलते ही 1960-61 में बांग्लादेश से युद्ध के दौरान यात्रियों का आना जाना हुआ था। जब चीन और तिब्बत के बीच युद्ध चल रहा था तो युद्ध के कारण कई तिब्बती लोग भारत की ओर आने लगे। इसके बाद में जब सोवियत अफगान में युद्ध चल रहा था तो इसी युद्ध के कारण कई अफगानी लोग भी भारत आ गए। और 2000 के बीच जब श्रीलंका में सिविल युद्ध चल रहा था तो इसी कारण श्रीलंकाई जो तमिल लोग हैं वो भारत की ओर आगमन करने लगे। और 2015 से 17 के बीच म्यांमार के रोहिंग्या जाति के जो लोग हैं वो भी भारत की ओर पलायन करने लगे थे। और किसकी सेंसस बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग आए थे। अब आगे भारत में नागरिकता के मुद्दे का 2 जगह प्रावधान है, यानी जो भारत में जो नागरिकता किस प्रकार ले सकते हैं या किस प्रकार छोड़ सकते हैं, कौन से, इन सभी की जानकारी हमें 2 जगह पर मिलती है। इसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान, और एक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955, जो हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था। इसके बारे में हमने विस्तृत तरीके से आपको समझाया था। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पीछे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो सिटीजन इंडिया एक्ट है, इसमें ये बताया गया है कि कौन भारतीय नागरिक होगा, इसके लिए क्या आवश्यकता या प्रमाण होने चाहिए, इन सभी का उल्लेख सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके बाद हम पढ़े इनलीगल इमिग्रेंट। पहले हमने पढ़ा था कि इमिग्रेंट जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में आ जाए और स्थायी रूप से वहाँ पर रहने लगे, वो तो होते हैं इमिग्रेंट। और एक होता है
इनलीगल इमिग्रेंट कि जो बिना अनुमति और प्रमाण के भारत में आकर रहते हैं, और या फिर कोई जो समय सीमा या अवधि के समाप्त होने के बाद भी जो देश में रहता है उसे इनलीगल इमिग्रेंट कहा जाता है। और भारतीय संविधान में जो टॉपिक था उस पर जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ये दोस्तों लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। और इस समय लोकसभा में कुल मत 391 थे, जिसमें से 311 वोट इसके पक्ष में आए थे और 80 वोट विपक्ष में। और इसी एक्ट को 2019 में राज्यसभा में 11 दिसंबर को पेश किया गया। और इस समय राज्यसभा में कुल मत 230 थे, जिसमें से 125 इनके फेवर में आए और 105 वोट इनके विपक्ष में आए थे। और इसी बिल पर राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को अपने हस्ताक्षर किए थे। यानी पहले तो ये ओनली बिल था, और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो ये एक एक्ट बन जाता है, यानी कानून। यानी सीएए को कब अपनाया गया, तो वो रहेगा 12 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए 12 दिसंबर 2019 को। अब हम पढ़ेंगे सीए 2019 के अंतर्गत कुछ नए प्रावधान जो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे उनके बारे में, जिसमें पहला रहेगा कि 31 दिसंबर 2014 के पहले चाहे वह किसी भी तरीके से भारत में आया हो, यानी चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट हो या फिर इमिग्रेंट हो, चाहे वो किसी भी तरीके से भारत आया हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आया हो, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और दूसरा, प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिकता की समयावधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। यानी सीए आने के पहले ये प्रावधान था कि यदि कोई प्राकृतिक रूप से यदि भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसे कम से कम 11 साल तक या 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा, और वह उसके बाद ही प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता ले सकता है। किंतु अब इसकी समयावधि घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। जो 2 नए प्रावधान किए गए, ये किन किन देशों या किन किन धर्मों के लिए हैं, ये दोनों प्रावधान केवल पाक यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए। ये जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए हैं भारत में, ओनली उन्हीं को ही ये छूट दी गई है। और इसके बाद हम धर्म की बात करें तो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, यानी जो लोग इन धर्मों से संबंध रखते हैं, जो कि है हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, और ये लोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, तो ही उन्हें सीएए के अंतर्गत जो नए प्रावधान मिले हैं उनके तहत इन्हें छूट मिल सकती है। इसके बाद 1920 जो असम के पूर्वी देशों के लोग आने लगे हैं। जो असम में जो पूर्वी देशों के लोग 1920 में जो आए थे, उनके लिए जो पहले अधिनियम था असम अकॉर्ड 1985 के तहत, जो 24 मार्च 1971 के बाद में यदि भारत में आए हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो अभी हमने पढ़ा कि नए प्रावधानों के तहत किन किन को छूट दी गई है या किन को इससे लाभ हुआ है, तो अब हम पढ़ते कि जो नागरिकता संशोधन एक्ट था वो अब किन पर लागू नहीं होता।
पहले तो हमने पढ़ा जिन जिन पर लागू होगा, अब हम पढ़ें जिन पर लागू नहीं होगा, जिसमें सर्वप्रथम ILP यानी इनर लाइन परमिट, यानी जो राज्य ILP यानी इनर लाइन परमिट के तहत आते हैं उन्हें पूरी तरह से इस सूची से बाहर रखा गया है, जिसमें राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इसके बाद बिल छठी अनुसूची के दायरे में आने वाले क्षेत्र के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अवैध प्रवासियों को भी अपने दायरे से बाहर रखेगा। यानी इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, जो छठी अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ये हैं इन 6 क्षेत्रों में आते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र है इन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया। जो उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 10 ऑटोनॉमस जिले और बनाए गए हैं जो इस दायरे से बाहर है, और ये जो 10 जिले हैं इसमें से असम के 3 जिले, मेघालय और मिजोरम के भी 3 जिले और 1 जिला त्रिपुरा का शामिल है। अब आगे OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसका अर्थ है कि भारत की विदेशी नागरिकता। इसके तहत जो 2 दिसंबर 2005 से दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रचलित की गई थी। इसके अंतर्गत भारत की नागरिकता के साथ साथ एक विदेशी देश की भी नागरिकता कोई नागरिक रख सकता है। यानी इसके तहत कोई भी बाहरी देश का जो व्यक्ति या नागरिक है वो अपने देश की नागरिकता के साथ साथ भारत देश की भी नागरिकता हासिल कर सकता है। यानी वो एक साथ 2 देशों की जो नागरिकता है वो रख सकता है। और इनमें यानी OCI में केवल 2 देश हैं जो इसमें शामिल नहीं होते। यानी भारत नागरिकों को OCI के तहत नागरिकता नहीं देता, वो देश है बांग्लादेश और पाकिस्तान। के लिए 26 जनवरी 1950 या उसके बाद एक भारत का नागरिक या ऐसे नागरिक की संतान होनी चाहिए। यानी OCI के तहत नागरिकता उन्हीं लोगों को मिल सकती है या नागरिकों को मिल सकती है या तो उनके माता पिता में से एक भारतीय था पहले, या फिर वो खुद पहले ये 26 जनवरी 1950 या उसके बाद खुद भारतीय था। अब नागरिकता से जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं, जिसमें पहला, माता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान अधिनियम 1942 द्वारा दिया गया। देखो राज्यसभा में अधिकतम समय तक रोक सकती है, वो केवल 6 महीने तक रोक सकती है, और इससे धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होता है। इसे राज्यसभा में केवल 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इससे पहले भी नागरिकता टॉपिक पर ही हमारी 2 वीडियो और आ चुकी है, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।